हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद वैष्णवी झा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस। जी हाँ, हमारा चैप्टर हो गया है डन। सो वी विल बी डिस्कसिंग इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, in text questions, so first question that we'll be discussing is on page number 202. Right? What the question is? The question says, name a device that helps to maintain a potential difference across a conductor. ऐसा कौन सा डिवाइस है, राइट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है? सो दैट डिवाइस इज बैटरी, राइट। बैटरी ही मेंटेन करता है कि कितने वोल्ट का जो है सप्लाई देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? Okay, so यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि 1 वोल्ट जो है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए जरा, आपको पता है that V जो होता है that is what? That is W upon Q. V is W upon Q, right? अब हमें लिखनी है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? जब ही वर्क डन जो होगा वो 1 जूल होगा और जब ही चार्ज जो है वो 1 कूलम होगा, then only the value of potential difference will be 1 volt. Got my point? So we can write it as, if 1 coulomb of charge, if 1 coulomb of charge is doing 1 joule of work, 1 joule of work, then potential difference is said to be of 1 volt. Potential difference is said to be of 1 volt. जब आपका चार्ज भी 1 कूलम होगा, इसमें आप ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आप उसमें जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होता है ना, उसको आप कर लो अंडरलाइन। ठीक है, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है अंडरलाइन करने की। इससे जो टीचर का आंसर है वो सीधा पॉइंट पे जाता है, इधर उधर की बातों पर नहीं। तो ये देखिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज, इसको हम कर लेंगे अंडरलाइन, इज डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क, इसको हम कर लेंगे अंडरलाइन, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये अंडरलाइन का क्या पॉइंट है? देखो क्या होता है, जब आप कोई आंसर लिखते हैं वो आंसर कितना एक्सप्रेसिव है ना। अभी अगर टीचर को आंसर ढूंढना पड़ रहा है तो फिर वो नंबर देने में उनको होती है प्रॉब्लम, किसी को भी होगी ना। अगर आपका आंसर, एक तो देखो बच्चों की हैंडराइटिंग पे भी मैटर करता है। हैंडराइटिंग आपकी अगर अच्छी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है, लेकिन अगर अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा ओपन लिखिए, राइट। और जो आप उसमें भी ओपन में भी जो आप मतलब बताना चाहते, आपको जो चीज आती है उस चीज को थोड़ा और अच्छे से आप अगर एक्सप्रेस कर देंगे, जिसमें लाइक मतलब मिली सेकेंड्स भी मुश्किल से लगेंगे, तो वो आपके लिए बेनिफिट फैक्टर ही होता है। तो ऐसी चीजें लिखने से क्या होता है, टीचर का ध्यान ना इधर उधर नहीं जाता, सीधा पॉइंट पे जाता है। ठीक है, 1 कूलम चार्ज 1 जूल वर्क, टिक लगाओ, पूरे आंसर दो, पूरे नंबर दो। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, तो ये आप लोग भी अपनाइए, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है टू स्कोर गुड मार्क्स। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है हमें थर्ड क्वेश्चन? इट सेज हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। कहता है कि 1 कूलम जो है, ईच कूलम मतलब क्या हुआ, 1 कूलम ऑफ चार्ज है ना, और उस कितने 6 वोल्ट की बैटरी है, पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, दैट मीन्स V is what? V is 6 volt, and the question is asked how much energy or work done will be done. So W is equal to question mark, right? Now we know that
V इज इक्वल टू W अपॉन Q, राइट। हमें W निकालना है, तो W विल बी इक्वल टू व्हाट, V इंटू Q। लेट अस पुट दी वैल्यूज, 6 इंटू 1 इट विल बी व्हाट, 6 जूल। So now it's done, right? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर, किस पे, पेज नंबर 209 पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 209 के क्वेश्चन। पेज नंबर 209. Okay, so let's get started. See, on what factors does the resistance of a conductor depends? तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने नोट्स में ना ये वाला डायरेक्ट एकदम आंसर लिखाया है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, राइट, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो क्या क्या पॉइंट्स उसमें मैंने आपको लिखाए हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब देखो, एक तरीका होता है लिखने का, बताते हैं, लेंथ, एरिया, नेचर। अब ये लिख के भी बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर पूरे नंबर दे। अरे भाई, लेंथ किसकी, पाइप की, किसकी लेंथ है ना, एरिया किसका, जमीन का, जमीन का, आसमान का, किसका एरिया। तो द पॉइंट इज दैट यू शुड write your answers in such a way that there shouldn't be any question that could be taken out from the question, right? अब आपके आंसर इतने क्लियर तो होने चाहिए कि आप आंसर देख के क्वेश्चन ना निकले, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो लेंथ, तो क्वेश्चन बनता है ना किस चीज की लेंथ, तो वो फिर गलत हो गया आपका, राइट। तो उसका आधा नंबर भी काटेंगी ही मैम। तो इसीलिए आप उसको प्रॉपर लिखिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर, भाई कंडक्टर की लेंथ जिसमें से करंट पास हो रहा है। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ मटेरियल। अब जाके हुई ना बात पूरी। अब इसे लिखने का एक और तरीका है, इसे लिखने का तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से लिखे, लेंथ ऑफ कंडक्टर कॉमा area of cross section comma nature of material and nature of material are the factors on which resistance depends, पैराग्राफ में। तो फिर भी मैं आपको कहूंगी पैराग्राफ जाओ भूल, ठीक है। पैराग्राफ्स में क्या होता है, आपका एनीवे ड्रॉबैक ही है, वैसे भी आप लोग लिखना तो कम ही चाहते हैं, सब कम ही लिखना चाहते हैं, राइट। तो कम लिखना चाहते हैं तो कम लिखने के लिए पॉइंट्स एकदम बराबर है, एक लाइन में एक पॉइंट आता है, चाहे 4 वर्ड लिखो उस पॉइंट में, चाहे तुम 6 वर्ड लिखो उस पॉइंट में, तो 1-2 लाइन का एक पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि पॉइंट्स आर मोर स्कोरिंग इन कंपैरिजन टू योर पैराग्राफ्स। ठीक, पैराग्राफ्स में लिखना भी ज्यादा पड़ता है और नंबर भी कटने के चांस होते हैं, उसमें से आंसर ढूंढना पड़ता है। पॉइंट्स में आंसर लाइक देखते ही मिलता है। तो आप जो है मेरे सजेशन में पॉइंट्स आप फॉलो कीजिए, बाकी चॉइस तो आपकी है ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, व्हाई। आप ही बताइए, अब अगर ये एक वायर है तो अब करंट इसमें से फ्लो ज्यादा करेगा या फिर इसमें से करंट फ्लो ज्यादा करेगा। भाई जिसका एरिया कम है उसमें से कम करंट जाएगा। सो इसको आप लिखेंगे कैसे, पॉइंट ये है कि आंसर समझने में उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ये लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये देखिए, इसको आप इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, बाय, अच्छा बाय छोड़ो, पहले लिखो R इज, सिंस, सिंस से स्टार्ट करते हैं, सिंस R इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, फर्स्ट इक्वेशन, एंड R is inversely proportional to I. Inversely proportional to I. कैसे? By Ohm's law. So this is second equation, है ना। From 1 and 2 हम लिख सकते हैं 1 by A is proportional to 1 by I, which means I is directly proportional to area. Means therefore more the area, more the current. Therefore current will flow easily through thick wire. Through thick wire. समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप ये आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन आई विल राइट दी नेक्स्ट, आई विल क्लीन द बोर्ड एंड आई विल राइट दी नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट से। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, while the potential difference across two ends of the component decreases to half of its former value. आपसे कहा गया है कि V जो है वो हाफ हो चुका है, ठीक है। अब आपको बताना है what change will occur in the current through it. करंट में क्या चेंज आएगा? इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बड़ा ही सिंपल है कि since V is directly proportional to I, therefore I will also reduce by half. सीधी बात है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओम्स लॉ से, ठीक है। तो सीधी बात है वही कि मतलब अगर V घट रहा है, हाफ हो रहा है, तो I भी हाफ हो जाएगा। एक तो ये तरीका है करने का, और एक तरीका, क्या तरीका है देखो, हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, करेक्ट। तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन वही जो मैंने आपको बताया था, ओरिजिनल फॉर्मूला, चेंज्ड फॉर्मूला एंड second divided by 1. So this is the original formula and now we are going to write the changed formula, okay, which will V by 2 is equal to I2 into R. So what will be the value of I2? V upon 2R. This is what the second equation. And now 2 divided by 1, right, 2 divided by 1 we get what, I2 upon I1 is equal to V by 2R into V by R. R से R cancel, V से V cancel. So what is it? I2 is equal to 1 by 2 times of I1. So you can choose any of the method, ठीक है। अगर most accurate method आप पूछेंगे तो वो ये वाला है, because here we are proving, right, by solving the question, and here we are just giving the theory and writing it. That is also correct for 1 mark question, okay, but this will go with each and every marks, 1 mark, 2 mark, 3 mark, whatever, right? So yeah, that's it, okay. Okay, so let's see the next question. Next question is,
Why are coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? क्यों इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो एलॉय के बने होते हैं? तो ये मैंने आपको जब ये एलॉय वाला टॉपिक कराया था वहां पे भी आपको बताया था रेजिस्टिविटी वाले लेक्चर में, तो वही सेम रीजन है, राइट? तो इसको लिखने का तरीका, ओके, सो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स and heaters are made up of alloy because first reason, okay, don't write because like this, मैं भी चेंज कर दूं क्या? क्योंकि आप लोग फिर पेपर में ये वाला बिकॉज लिख देंगे, ये हमारा व्हाट्सएप वाली भाषा होती है, डोंट यूज दिस लैंग्वेज एनीवेयर, ओके? मेरी भी मिस्टेक थी, मुझे नहीं यूज करना चाहिए था, आई टेक केयर ऑफ इट, ओके? सो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसके अंदर हम एलॉय को क्यों यूज करते हैं? रीजन पहला ये दैट एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी, एलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो बहुत क्या होती है? हाई होती है। और दूसरा रीजन ये कि जो एलॉय होता है दैट डू नॉट बर्न और गेट ऑक्सीडाइज, एलॉयज डू नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, है ना? हाई टेम्परेचर पे एलॉय बर्न नहीं होता है एट हाई टेम्परेचर। इसको भी आप कुछ की जो है की पॉइंट इसके अंदर अंडरलाइन कर लेंगे। वो की पॉइंट क्या है मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। सो व्हाट दोस की पॉइंट्स आर, राइट? की पॉइंट है डू नॉट ऑक्सीडाइज हाई टेम्परेचर, ठीक है? एलॉयज हैव हाई रेसिस्टिविटी। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 4 कि क्यों हम इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर में एलॉय यूज करते हैं। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, यदि यूज द डेटा इन टेबल 12.2 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर? तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, राइट? ये वाली टेबल दी हुई है आप लोगों को, ये वाली, और इस टेबल में से आपको देख के बताना है दैट आयरन और मरकरी में से बेटर कंडक्टर जो है वो कौन सा होगा, ठीक है? मैं आपको यहाँ रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिखती हूँ, फिर आप बताना कि कौन सा बेटर कंडक्टर है। अच्छा, आप कैसे बताएंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलो देखो, यहाँ पे आयरन का बोलता है कि रेजिस्टिविटी है, आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट कि आपको समझ आए कि कैसे समझोगे कौन सा बेटर कंडक्टर है। सो इट इज गिवन टू बी 10 into 10 to the power minus 8, ओके? एंड मरकरी का 94 into 10 to the power minus 8, मरकरी का है 94 into 10 to the power minus 8। अब आपको बताना है बेटर कंडक्टर दोनों में से कौन है। तो बेटर कंडक्टर दोनों में से कौन होगा? जिसके अंदर रेजिस्टिविटी कम होगी, राइट? और रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसके अंदर से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम किसकी आपको दिखाई दे रही है? आयरन की। 10 is less than 94, राइट? तो रेजिस्टिविटी कम है, तो रेजिस्टिविटी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंस resistivity of iron is less, hence it is a better conductor. It is what? A better conductor. और भी आपसे कोई सेकेंड पार्ट भी पूछा है क्या इसका? विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर? बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके?
and best conductor is silver. So silver is the best conductor. Silver एकदम best conductor है. Underline silver best conductor, since resistivity of iron is less, so it is better conductor. So yes, these are the questions given on page number 209. So take a screenshot of it